किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। विचार विमर्श कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हम सभी जानते हैं कि रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में रबी की जो फसलें हैं उनकी बुआई का सिलसिला जारी है। बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सही समय पर अपनी फसलों की बुआई करें और फिर उसके पश्चात उनकी देखभाल भी सही तरीके से करें, तभी हमें अच्छी फसल हासिल होती है। यानी कि अच्छी फसल की गारंटी के तौर पर यह देखभाल उभर कर आती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम सही बुआई करते रहें, तो उसका तरीका पता हो, तैयारियां हमें बेहतर तरीके से करनी चाहिए और जब हम बुआई कर चुके हैं तो उसके बाद हमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए कि कोई कीड़ा ना लगे, कोई बीमारी ना लगे और साथ ही साथ जब सर्दी का प्रकोप बढ़ जाए तो उससे भी हम अपनी फसल को बचा सके। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम विचार विमर्श में बात होगी रबी फसलों की बुआई के बारे में और साथ ही साथ देखभाल के बारे में। विषय यही है, रबी फसलों की बुआई और देखभाल। इसी पर करेंगे आज हम विचार विमर्श और विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मेहमान यानी कि विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर मनोज चौधरी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं एनसीआईपीएम आईसीएआर में। साथ ही डॉक्टर अमनजीत कौर जी उपस्थित हैं यहाँ पर, जो प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में IRI में ये कार्यरत हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मूलचंद सिंह जी उपस्थित हैं हमारे साथ, जो प्रधान वैज्ञानिक है NBPGR पूसा नई दिल्ली में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, विचार विमर्श करना शुरू करें कि कैसे रबी फसलों की बुआई की जा सकती है, कैसे उनकी देखभाल की जा सकती है। उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी एक विशेष रिपोर्ट।
तो अभी हमने देखी एक विशेष रिपोर्ट। आइए इसी के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर मनोज चौधरी जी का। आपसे जानना चाहेंगे, रबी सीजन की शुरुआत हो गई है, 3 सीजन होते हैं, जायद है, रबी है, खरीफ है। रबी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ऐसे में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं रबी की जो लगाई जाती हैं और जो किसानों के लिए मुनाफे का सौदा बनती हैं? जो रबी की फसलें हैं भारतवर्ष में लगभग 670 लाख हेक्टेयर में लगाई जाती है और रबी की फसलें ज़्यादातर उन एरियाओं में लगाई जाती है जहाँ पे सिंचाई के साधन अवेलेबल हो। इन सिंचाई के साधनों का फ़ायदा क्या होता है कि हमारी जो उपज है वो बढ़ाने में हमारे को सहायता मिलती है। और अगर मैं फसलों की बात करूँ तो जितना एरिया होता है उसमें से लगभग आधा एरिया रबी की फसल में गेहूँ लगाते हैं। गेहूँ की अलग अलग एरिया में अलग अलग किस्में लगाई जाती है, जिसकी आगे हम बात करेंगे। गेहूँ के अलावा हम बात करें तो चना लगता है। चना एक देसी होता है, एक काबुली होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लगाए जाते हैं। इसके अलावा अलसी की लगाई जाती है। और बात करें हम मसालों की तो ज़्यादातर जो मसाले हैं जो हम खाते हैं वो इसी रबी की सीजन में लगाए जाते हैं और किसानों को ये अच्छी पैदावार देते हैं, उनकी अच्छी इनकम भी इसी से होती है। इसके अलावा हम अलसी लगाते हैं, मटर लगाते हैं और बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो इसी मौसम में उनकी बुआई होती है। जो यहाँ से बुआई होकर सर्दी के अंत में जनवरी फरवरी में हमारे को मिलती है वो इस मौसम में लगाई जाती है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि गेहूं है, चना है, हमारी अलसी है, सरसों है, साथ ही साथ जो सब्जी फसलें हैं, ये कुछ मुख्य रबी फसलें हैं जिनकी खेती इस समय की जाती है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सही फसल का चयन करें और अपने क्षेत्र के अनुसार चयन करें, तभी हमें अच्छा मुनाफा मिलता है। अगर हम तैयारियों की यहाँ पर बात करते हैं तो मुख्य तौर पर हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत हो जाती है। डॉक्टर मूलचंद, क्या कहेंगे इसको लेकर आप कि अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो किस तरह की तैयारी हमारे किसान कर सकते हैं? जी, रबी की फसल उगाने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले तो भूमि का चुनाव करना चाहिए जी। और दोमट भूमि रबी फसलों की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके साथ साथ उन्हें ये देखना चाहिए कि वहाँ पानी ना भरा हो, जल निकास की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि पानी भरा रहना भी खतरनाक है और अगर पानी कम हो तो भी उस फसल को अच्छी तरह से नहीं उगाया जा सकता। इसके बाद भूमि की तैयारी की बात आती है तो किसान भाइयों को 2 से 3 जुताई करनी चाहिए, एक हैरो से, दूसरा कल्टीवेटर से। और जुताई इस तरह से करनी चाहिए कि एक जुताई अगर उत्तर दक्षिण की तरफ की है तो दूसरी पूर्व पश्चिम की को करें, ताकि बीच में बिना जुती ज़मीन ना रह जाए। और किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि हमारे जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरी जुताई से पहले 20 से 25 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट डालकर उसके बाद जुताई करनी चाहिए। किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके खेत में दीमक का प्रकोप होता है तो भी अंतिम जुताई के समय उन्हें फोरेट 10G ग्रेन्यूल्स आते हैं उनको मिला देना चाहिए। और अगर वो ना मिलाने पाएँ तो बाद में क्लोरोपाइरीफॉस को सिंचाई के साथ में लगा सकते हैं जी। इसके बाद ये मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए और उसके बाद हमें देखना है कि कितनी मात्रा में खाद और उर्वरक डालने हैं। तो किसान भाइयों को सबसे पहले अपने खेत से एक विधिवत मिट्टी का नमूना लेकर और उसकी जांच करानी बहुत ज़रूरी है कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व और कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित हैं। तो उसके अनुसार ही खाद और उर्वरक डालें। और किसी कारणवश अगर वो मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं तो उस क्षेत्र के लिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान या किसी कृषि विश्वविद्यालय ने जो संस्तुति की है, जो रिकमेंडेशन है फर्टिलाइजर की, जैसे गेहूं के लिए उत्तर भारत में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से खाद और उर्वरक डालें। इसके बाद में बुआई समय पर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खेती कभी वेट नहीं कर सकती, इसलिए सही समय पर बुआई करना बहुत जरूरी है। खेत की तैयारी करना यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से जरूरी है, तभी आगे चलकर हमें अच्छी उपज मिल पाएगी और कोई भी बाधाएं यहाँ पर हमें खेती करते समय नहीं आएगी। डॉक्टर कौर, आपका रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। डॉक्टर चौधरी ने जिक्र किया था कि रबी फसलों की खेती जब हम करते हैं तो ऐसी जगह पर हम चयन करें जहां पर सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता अच्छी मात्रा में हो। तो ऐसा क्यों जरूरी है, ये बताएं आप। इसमें एक तो है कि जो गर्मी वाली फसलें हैं, जहाँ खरीफ बोलते हैं जिनको, जी जी,
तब तो हमें बारिश पर आधारित रहना पड़ता है फसल की पैदावार के लिए, अधिक पैदावार के लिए। पर रबी में आपको पता है कि जो भारत में जो वर्षा का टाइम है वो जुलाई से सितंबर तक ही है। 75% जो रेनफॉल होती है, जहाँ वर्षा होती है, मानसून सीजन में ही होती है, जुलाई अगस्त सितंबर 2-3 महीने में। तो तब हमें जो गर्मी वाली फसल है उसमें पानी जो आर्टिफिशियल इरिगेशन जो होता है उसमें कम ज़रूरत पड़ती है। बट जो रबी में होता है तो आपको जैसे पता है कि वर्षा कम होती है और जैसे ही मानसून ख़त्म होती है तब जो हम विंटर जो सब्जी आजकल वाली फसलें हैं उनकी बिजाई शुरू करते हैं। तो इसके यही कारण है कि रबी में हमें एक तो जो सरसों जाति वाली फसलें हैं और बरानी क्षेत्रों में जो जिसने थोड़ा सा कंजर्व करा है मॉइस्चर, नमी को संभाला हुआ है कुछ किसान भाइयों ने, वो तो कर सकते हैं संभाली हुई नमी में मस्टर्ड वगैरह जो सरसों की जाती हैं उनकी खेती। पर जो गेहूं की बात करें, जहाँ कोई अपने मटर वगैरह की बात करें, जहाँ चिकपी की बात करें, जो आपने चने की बात करी थी, तो अगर उनको लाइफ सेविंग्स कई बार ज़रूरत पड़ती है इरिगेशन की, तो वो पानी एक आधा ज़रूरी है कि उपलब्ध हो और खेती के साथ साथ सिंचाई का साधन भी हो, तभी वो अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सिंचाई के लिए जल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और उसके लिए आप जो विभिन्न पद्धतियाँ हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, कम पानी में भी अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब डॉक्टर चौधरी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि रुक रुक कर बरसात भी हो रही है यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या कहीं ना कहीं इससे बुआई प्रभावित हो रही है? जो इस समय बरसात हो रही है उससे निश्चित तौर पर बुआई प्रभावित हो रही है, क्योंकि हर एरिया अलग अलग होता है। जहाँ पे जो जमीन है वो पानी सोख लेती है तो वहाँ तो ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। जैसे कि जो रबी की फसलें लगती है वहाँ मॉइस्चर हमारे को कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, तो हम उस टाइप की मिट्टी में फसल लगाते हैं जो मॉइस्चर को ज़्यादा समय तक वहाँ रख सके। ऐसे में क्या है कि अगर अभी बरसात हो रही है तो इससे एक तो नुकसान ये हो रहा है कि जो खरीफ की फसल है उसकी अवधि लंबी हो गई है हमारी, थोड़ी की काट नहीं पा रहे हैं, उसको सुखा नहीं पा रहे हैं। उसके साथ साथ जब हम उसके में खेत की तैयारी करनी शुरू करते हैं तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, जिससे ट्रैक्टर और बाकी जो हमारे साधन हैं वो घुस नहीं पाते। तो इससे किसानों को ध्यान ये रखना है कि किस समय खेत की बुआई करें और बुआई से पहले जुताई किस समय से करें। तो बहुत सारे किसान जो पर्टिकुलरली हमारे उत्तर भारत में हैं, पंजाब में, हरियाणा में, वो क्या करते हैं कि इस टाइम धान की फसल कट रही होती है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और इस समय बरसात ज़्यादा हो गई है, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो खेत है उसको तैयार करें। तो कई बार वो कोशिश करते हैं कि पराली जलाएं, वो बिल्कुल भी नहीं करें, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करें, चाहे बरसात कितनी भी ज़्यादा हो गई। तो इस समय ऐसे उपकरण अवेलेबल हैं जो फसल को, खेत को ऐसा तैयार कर देंगे कि आपको धान की कटाई के साथ साथ अगली फसल की बुआई भी हो जाए, जिसे कि जीरो टिलेज फर्टिगेशन मशीनें कही जाती है, उससे संरक्षित खेती में भी काफ़ी आती है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी लागत कम होगी और आपको खेत तैयार करने में बहुत ही जल्दी सहायता मिलेगी, और जो बरसात हो रही है उससे जो आपकी नमी है वो आपकी फसल को जो अंकुरित करने में आपको सहायता मिलेगी। और जब पहला पानी देते हैं उसका भी हो सकता है कि आपको अगर बरसात हो जाए या बुआई के बाद बरसात हो जाए तो उससे आपकी पानी की भी समय के साथ बचत होगी। तो किसानों को ये ध्यान रखना है कि कब खेत की बुआई करनी है, मेरे को बुआई से पहले जुताई के समय किस उपकरण का इस्तेमाल करना है, और कम से कम कोशिश करें कि पराली को नहीं जलाएं, पर्टिकुलरली जो धान की खेती के बाद गेहूं की फसल लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आपको सावधानियां तो बरतनी है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डॉक्टर चौधरी ने कही है कि धान की कटाई कर ली है तो उसके बाद पराली को जलाए नहीं, उसके लिए कई विकल्प यहाँ पर उपस्थित है, सरकार भी इसमें आपकी मदद करती है, तो आप उनका सहयोग लेकर भी इसका प्रबंधन सही तरीके से कर सकते हैं। जलाना कोई विकल्प यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुआई की, लेकिन जैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उजागर हुआ है, तो डॉक्टर मूलचंद आपसे हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि पराली प्रबंधन कैसे कर लें, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि धान की कटाई कर ली है, अब मैं इस तरह से प्रबंधन कर लूं और अगली फसल के लिए तैयार हो जाऊं। जी देखिए, पराली को किसान भाई एक तो फॉडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पशुओं को खिलाया जा सकता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर। इसके अलावा उसको पैकेजिंग में
उसका इस्तेमाल हो सकता है, तो उसके मतलब कॉम्पैक्ट गट्ठे बनाकर और वो बेच सकते हैं। और सरकार भी इस समय पराली ना जलाने वाले किसानों के लिए इंसेंटिव दे रही है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरा ये कि जैसे डॉक्टर चौधरी ने बताया कि जो जीरो टिलेज करना चाहिए, तो जो उनकी पराली है वो एक बहुत अच्छे ऑर्गेनिक खाद का काम करेगी उसमें, और उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर पराली खेत में ही रहने दी जाए तो वो मॉइस्चर को भी कंजर्व करती है, क्योंकि मॉइस्चर को का एवापोरेशन नहीं होने देती, और इसके साथ साथ वो खरपतवारों को भी सप्रेस करती है। खरपतवार उग नहीं पाएंगे, और अगर उगेंगे तो वो पनप नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो इस तरह से आप प्रबंधन कर सकते हैं पराली का, और देखिए आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा बल्कि फायदा ही मिलेगा। पशु चारा अपना के रूप में उसको आप अपनाइए, या फिर खेत में ही आप उसका उपयोग करिए, खाद बनाइए, या फिर आप नमी बरकरार रखने के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। हर तरीके से आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है पराली, बशर्ते आप सही तरीके से उसका प्रबंधन करें। तो आइए वापस लौटते हैं हमारी रबी फसलों की बुआई पर। तो ऐसे में डॉक्टर अमनजीत आपके पास आना चाहेंगे, बुआई कर रहे हैं, तरीका क्या हो, और बीजोपचार के बारे में अगर आप यहाँ पर कोई जानकारी देना चाहें। हाँ जी, ज़रूर। बीजोपचार बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीजोपचार करने से कई बीमारियों और कई जो पेस्ट वगैरह हैं, इंसेक्ट भी, उनका यहाँ से ही खात्मा हम कर देंगे, ताकि बाद में वो परेशानी उतनी नहीं उठानी पड़ेगी किसान भाइयों को। तो उसके लिए चाहे वो अगर हम गेहूं की बात करें, या जौ की बात करें, या जवी की बात करें, इसमें हम 2-3 फंजीसाइड हैं जो कि जैसे कि बेविस्टिन है, कैप्टन है, थीरम है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है। तो बहुत थोड़ी सी मात्रा लेके उसको 3 ग्राम पर किलोग्राम बीज के हिसाब से लेना है, और 1 लीटर पानी में उसको घोल के थोड़ा सा मिनिमम क्वांटिटी में उसको थोड़ा सा रब करके छाया में सुखा लेना है। तो इससे क्या होता है कि पैदावार तो बढ़ती है, इसके साथ साथ जो बीमारियां और कीड़े मकोड़ों से आपकी फसल जो है वो बची रहेगी। अगर हम बात करें कि दलहनी फसल में हम सिफारिश करते हैं कि बीज उपचार के साथ साथ अगर राइजोबियम का इनोकुलेशन कर दें, थोड़ा सा उसका एक पैकेट कम लागत में ही आता है, तो उसको थोड़ा सा मिक्स करके बीज उपचार के साथ ही उसको भी मिक्स कर दें, तो उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ, क्योंकि आपको पता है कि जो दलहनी वाली फसलें हैं वो नाइट्रोजन लेके एटमॉस्फेयर से, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसकी जड़ों में पौधे की में, तो वो फिक्स करता है नाइट्रोजन। तो हम जहाँ पर ये भी सिफारिश करेंगे कि अनाज वाली फसलें और दालें वाली और तेल वाली सारे को अपने जो खेतों में उगाएं, उससे आपको मुनाफा तो होगा ही, साथ ही साथ आपकी जो ज़मीन की सेहत है वो भी बरकरार रहेगी। और जो हम बात करते हैं कि जैसे क्लाइमेट स्मार्ट खेती करनी है, जहाँ सस्टेनेबिलिटी बढ़ानी है, उसके साथ साथ सॉइल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, सभी का हमको ध्यान रखना है। जी, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ताकि सबके लिए ही ये एक बेहतर जो कदम है वो साबित हो सके। जी बिल्कुल। तो बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है बुआई से पहले, लेकिन बुआई करने जा रहे हैं तो अच्छी किस्म का चयन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर चौधरी आप, किस्मों का चयन किस तरीके से करें और कितना ज़रूरी ये कदम हो सकता है? आपने बहुत ही सही बात बोली है कि किस्मों का चयन कैसे करें। तो मैं एक छोटी सी बात इसमें कहना चाहूँगा, जब कि हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं होती है, और सिर्फ एक ही चीज़ उनके कंट्रोल में होती है, वो है बीज। तो किसान जब अभी मौसम रबी का शुरू हो रहा है, हम फसल लगाने वाले हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र चीज जो किसान के कंट्रोल में है कंप्लीटली कि बीज। तो किसान ये निर्णय करे कि मेरे को कौन सा बीज लगाना है। तो बीज लगाने के लिए जो उसको सबसे पहले सोचना है कि मेरे को कौन सी मिट्टी में लगाना है और कौन से एरिया में लगाना है। मैं अगर गेहूं की बात करूं तो गेहूं में 2 टाइप की किस्में मार्केट में अवेलेबल है। एक है कि हम टाइम पे फसल लगा रहे हैं, टाइम पे मतलब कि 5 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक।
जी। ये एक है। और आप अगर किसानों की भाषा में, देसी बात में बात करूं तो पूरा नवंबर महीना आप लेके चल सकते हो। तो ये है कि समय पे बिजाई वाली किस्में, तो आपको समय से बिजाई वाली किस्में यूज करनी है। और किसी कारणवश आपने सब्जियां लगा ली है या धान की फसल नहीं कट पाई, या कुछ एरियाओं में मेरे खेत में ट्रैक्टर नहीं चल पाया, तो मेरा नवंबर महीना चला गया। तो उसके बाद अगर आप नवंबर के बाद अगर किसी चीज की बुआई कर रहे हो तो उससे जो पछेती किस्में जिसे बोलते हैं, तो आप उन पछेती किस्मों का इस्तेमाल करिए। ये दो बड़ी बड़ी चीजें हैं। जब भी मार्केट में आप बीज लेने जाओ तो इन दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखो जी। इसके अलावा जो आपको चीजों का ध्यान रखना है, जो बीज आप जहां से ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि बीज कहां से आया है। जैसे पूसा संस्थान बीज देता है, करनाल में गेहूं का संस्थान है वो बीज देता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बीज देता है। आप जहां से भी लो, आपको फिक्स होना चाहिए कि कौन सा बीज लो। जैसे कि बीज के अलग अलग, अगर गेहूं की मैं बात करूं तो आप 2967 ले रहे हो, या 3086 फसल लगा रहे हो, या DBW 177 लगा रहे हो, जो भी आपके एरिया में आपके लिए ज़्यादा हो वो फसल लगाओ। बट वहाँ जो आपको देखनी है, हो सकता है कि आप इन संस्थानों तक नहीं पहुँच पाओ, बीज की मात्रा कम हो। मान लो आप दुकानदार से ले रहे हो, तो जो उसकी थैली आती है उसके ऊपर आप देखिए कि इसके ऊपर कौन सी वैरायटी लिखी हुई है, वैरायटी के ऊपर इसका कितना अंकुरण % है। बहुत बार क्या होता है कि जो मार्केट में होते हैं उनको पता नहीं होता है, या कोई भी बीज लाके आपको बेच देते हैं। तो आपको बीज की थैली पे ये जरूर देखना है कि अंकुरण % कितना है, और इसको आप खुद से भी टेस्ट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। शुरू होने से पहले एक आप सिंपल जो आपकी बोरी आती है, जो टाट की बोरी जिसे हम कहते हैं, उसमें 100 बीज रखिए और देखिए कितने अंकुरित हो गए। अगर आपको लग रहा है कि वो 90% से कम है, तो आप इनको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए और उसकी शिकायत करिए एग्रीकल्चर विभाग को कि ये बीज ठीक नहीं है, और विश्वसनीय स्रोत से बीज लीजिए ताकि उसको आपको कंपनसेशन भी मिले। और अगर आप बीज अच्छा होगा तभी फसल अच्छी होगी। दूसरी बात आती है कि जैसे कि आप सरसों लगा रहे हो, तो सरसों में भी अगेती और पछेती दोनों आती है। टाइमली जो अभी शुरू होने वाली है, आज से 2-4 दिन बाद, अगर आपके एरिया में चेपे का प्रकोप ज़्यादा है तो आप कोशिश करिए कि आप अगेती किस्म ही लगाएं, क्योंकि पछेती में चेपा ज़्यादा होगा तो आपकी उपज कम होने की संभावना है। इसके अलावा जो राजस्थान और गुजरात के कुछ एरिया हैं जहाँ पे मसाले लगते हैं, जीरा लगता है, सौंफ लगता है, तो उसमें क्या है कि सरकारी किस्में काफ़ी है। जैसे G4 है जीरे की एक किस्म, तो आप उस किस्म का चुनाव करिए जो आपके क्षेत्र में हो। नहीं कि बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं या बहुत सारे जो बेचते रहते हैं, उनसे पहले लिखिए कि मेरे एरिया में ये फसल होगी या नहीं होगी। हो सकता है वो दूसरे एरिया के लिए उपयुक्त हो, आपके एरिया के लिए उपयुक्त। क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित है, जो लाभकारी है, उसी का चयन करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब हम खरीदारी के लिए जा रहे हैं तो प्रमाणित संस्थान से ही ले, और उसका बिल लेना बहुत जरूरी है, और उसके ऊपर विवरण दिया होता है। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर जिक्र किया है कि कितना अंकुरण यहाँ पर % लिखा हुआ है, उसका बीज उपचार हुआ है या फिर नहीं। इन सब जानकारियों को आपको हासिल करना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छा बीज यहाँ पर खरीद पाएंगे। और अब अगर उसका चयन आप कर लेते हैं, उसकी खेती करते हैं आगे चलकर, तो अच्छी उपज आप सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। तो देखिए, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि रबी फसलों की बुआई करनी है तो किस तरह से करनी है और क्या सही तरीका है। ऐसे ही देखभाल के बारे में और भी करेंगे आपको जागरूक। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों की बुआई और देखभाल के बारे में। अभी तक हमने चर्चा की है कि रबी फसलों की बुआई कैसे कर सकते हैं, किस्मों का चयन कैसे कर सकते हैं, बीज उपचार कैसे कर सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि बुआई अगर हम कर रहे हैं उसके पश्चात हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर मूलचंद, आपको यहाँ पर रुख करना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? हमारे किसान बुआई कर चुके हैं, बीजोपचार किया, फिर उन्होंने खेतों में लगा दिया, जी। उसके बाद का कदम क्या होना चाहिए? देखिए, बुआई करने के बाद, बुआई करने के 20 से 25 दिन बाद एक निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है, और उसी समय एक सिंचाई करने की भी आवश्यकता होती है। तो सिंचाई करें और उसके बाद किसान भाई निराई गुड़ाई करें। तो उससे क्या होता है कि उस समय खरपतवार निकलते हैं, और उनको अगर निराई गुड़ाई करके उनको जड़ से निकाल दिया जाता है
तो उसके बाद फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है और उसके बाद पूरे समय तक जो खरपतवार हैं वो पनप नहीं पाते हैं और किसानों को कोई भी हर्बिसाइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों को ये देखना है कि जो पानी है वो बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है खेती में। तो उनके पास जैसे रबी की फसलों में लगभग 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अगर उनके पास इससे कम सिंचाई उपलब्ध हैं तो उनको देखना चाहिए कि हमें किस समय पर सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम गेहूँ का उदाहरण लें तो जब उसकी टिलरिंग स्टेज होती है, टिलरिंग निकलते हैं, उस समय एक सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब सपोज करो अगर 3 सिंचाई हैं तो उसके बाद जब बाली निकलती है उस समय एक सिंचाई बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में जब दानों में दूध बनता है उस समय बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि उनके पास कितनी सिंचाइयाँ हैं और उनको कब कब ये सिंचाई करनी है। बिल्कुल, निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है कि इसका ध्यान आपको रखना है ताकि आप खरपतवारों से अपनी फसल को बचा सके, और सिंचाई कब कब करनी है इस बात का भी ध्यान रखना है ताकि आपकी फसल में जो पर्याप्त नमी है वो बनी रहे, आपकी फसल को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अब यहाँ पर खाद और उर्वरक की अगर हम बात कर ले तो डॉक्टर अमनजीत, क्या सलाह आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, सब जो भी हम फसल उगाते हैं हर एक का जो खाद्य है उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो थोड़ा सा लंबा समय लेगी उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा यील्ड देंगी। जो कम अवधि वाली फसलें हैं उनमें थोड़ा सा हम कम डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं और एक यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है वो फार्म यार्ड मैन्योर ज़रूर डालें अपने खेतों में। उससे एक तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो आप अलग से नहीं दे रहे, हम जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वही देते हैं। ज़्यादा नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाशियम। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि जिंक है, जैसे कि आयरन है, मैंगनीज है, उसके बारे में हम कम ध्यान देते हैं। तो एक तो मृदा को टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है और डिमांड बेस ही डालें, उससे आपकी इनपुट कॉस्ट भी कम होएगी और मुनाफा बढ़ेगा। और दूसरा गली सड़ी रूढ़ी जो फार्म यार्ड मैन्योर है आपके पास, चाहे लीफ कंपोस्ट है, चाहे कोई ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, उसको ऐड ज़रूर करें। उससे क्या होता है कि आपका पैदावार भी बढ़ेगी और सॉइल की हेल्थ जो है वो उसको बहुत अच्छे से वो बढ़ेगी। इसके अलावा मैं एक, क्योंकि खाद की बात कर रहे हैं तत्व की, तो अगर हम बात करें जो सरसों वाली जाति की फसलें हैं उसमें हम नाइट्रोजन भी डालना है, फास्फोरस भी डालना है। अगर फास्फोरस का सोर्स वहाँ पर सल्फर रखे, क्योंकि वो सल्फर उनके लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अमाइनो एसिड्स उसमें होते हैं तेल वाली फसलों में। तो सल्फर डालोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि हम डीएपी नहीं डालें। सल्फर सोर्स से कोई फास्फोरस डालें तो वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अगर गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें तो उसमें किस तरह से आप खाद और उर्वरक का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने बताया है। और नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप खाद उर्वरक का उपयोग करें तो वो आपकी फसलों के लिए भी और आपकी खेत की जो मिट्टी है उसके लिए भी फायदेमंद रहेगा। लेकिन मिट्टी की जांच करवाना ना भूलें, इसके बारे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं लगातार आपको बताते रहते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब मैं यहाँ पर डॉक्टर चौधरी के पास आना चाहूँगी। डॉक्टर चौधरी, जैसे अभी डॉक्टर कौर ने बताया कि सरसों में हम ये उर्वरक उपयोग कर सकते हैं और गेहूं में अलग उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें सहफसली खेती की तो क्या इससे खाद और उर्वरक के उपयोग पर कुछ असर पड़ता है? क्या कुछ होता है कि हम कम उसका उपयोग कर सकते हैं? निश्चित तौर पर अगर आप सेफ फसली लगा रहे हो तो कौन कौन सी फसलों का आपने मिश्रण किया हुआ है। जैसे कि बहुत सारे एरियाओं में चने के साथ सरसों की खेती की जाती है, तो जिन एरियाओं में चने के साथ साथ सरसों लगा रखा है, आपने 2 पंक्ति में चना लगा लिया या 1 पंक्ति में सरसों लगा दिया, तो जो चने की फसल है उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। और जो सरसों की फसल है, जैसे कि अभी कौर मैडम ने बताया कि उसको सल्फर की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो आप उसको इस तरीके से नियंत्रित करिए कि आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम करिए उस फसल
फसल में, क्योंकि जो नाइट्रोजन है जो चने वाली फसल है उससे थोड़ा सा नाइट्रोजन जमीन में मिल जाएगा, तो जमीन से वो सरसों वाली फसल भी आपका नाइट्रोजन ले लेगा, बट उनको सल्फर की जरूरत है, तो उस जगह सल्फर का इस्तेमाल कीजिए जिस पंक्ति में आपने सरसों लगा रखी है। तो इसके लिए आजकल बहुत ही बढ़िया उपकरण अवेलेबल हैं जो अलग अलग पंक्ति में, जैसे कि आप 2 पंक्तियों में चना लगा रहे हैं, एक पंक्ति में सरसों लगा रहे हैं, तो जिस पंक्ति में आप सरसों लगा रहे हो केवल उसी पंक्ति में आप सल्फर युक्त फास्फोरस दीजिए, बाकियों में नहीं दीजिए, क्योंकि बाकियों में जरूरत नहीं है। तो इससे क्या है कि आपका खाद की भी बचत होगी और जमीन के लिए भी बढ़िया रहेगी और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, उससे दोनों से फसलें लगा रखी। और उसका एक ही और बहुत बढ़िया फायदा होता है, वो होता है कि रोग और कीड़ों के प्रति, जब आपने 2 अलग अलग फसलें लगाई, दोनों के कीड़े और दोनों के रोग अलग अलग हैं, जैसे कि सरसों की फसल बड़ी हो जाएगी और जो चने की फसल है वो छोटी रहती है, ज्यादा उतनी हाइट में नहीं जाती है। तो जो कीड़े हैं, जो उड़ने वाले पतंगे हैं, वो एक फसल से दूसरे फसल में जाने में उनको समस्या होगी, क्योंकि वो पार नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपका जो दवाइयों का खर्चा है वो भी कम होगा, ना कि केवल खाद का खर्चा भी कम होगा। तो इसीलिए जहां हो सकता है किसान जिन एरियाओं में दोनों फसलें लगा सकते हैं तो से फसली खेती करें। बिल्कुल, तो देखिए इससे एक दोहरा फायदा हम कह सकते हैं कि एक तो फसल बचेगी हमारी, उसकी गुणवत्ता बेहतर होगी, अच्छी पैदावार हमें मिलेगी, साथ ही साथ लागत में भी यहाँ पर कमी आएगी। तो आपको सह फसली खेती जरूर करनी चाहिए। डॉक्टर मूलचंद, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर चौधरी ने कहा कि सरसों के साथ चना लगा सकते हैं, और क्या क्या कॉम्बिनेशन करके हमारे जो किसान हैं वो लगा सकते हैं, सह फसली खेती कर सकते हैं? अगर गेहूं की बात करें उसके साथ क्या लगाएं, चने के साथ और कौन सी फसल लगाई जा सकती है, क्या सब्जी फसलें लगाई जा सकती है, इनको लेकर क्या जानकारी देंगे आप? ये देखिए, जो सरसों की फसल है उसको गेहूं के साथ भी लगाया जा सकता है, मसूर के साथ भी लगाया जा सकता है, अलसी के साथ भी लगाया जा सकता है। और मैंने जो उत्तर भारत के किसान इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे एक तो ही फायदा ये होता है कि अगर एक फसल में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दूसरी फसल से कुछ पैदावार मिलेगी और किसानों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो रबी की फसलों में जो फसलें जिनमें लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा होती है तो उसमें बीच में वो मेथी लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, सौंफ लगा सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि 2 लाइनों के बीच में अगर खाली छोड़ा जाता है तो वहाँ खरपतवार उगाते हैं और उसके लिए निराई गुड़ाई करने की ज़रूरत होती है या हर्बिसाइड डालने की ज़रूरत होती है, तो किसान को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और पैदावार कम होती है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया किसान भाइयों को, जिन फसलों में लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा है उसमें कुछ छोटे अवधि वाली फसलें, जैसे मैंने बताया कि मेथी है, पालक है, धनिया है, सौंफ है, जीरा है, ये सब लगा सकते हैं। तो ये ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि इससे पैदावार ज़्यादा होगी और किसानों की आमदनी भी ज़्यादा होगी, आमदनी भी बढ़ेगी और पैदावार भी बढ़ेगी और मुनाफा भी आपका कई गुना तक बढ़ेगा। तो ऐसे में सह फसली खेती को आप ज़रूर अपनाएं। लेकिन रबी फसलों में एक समस्या और आती है, वो है कीट लगने की, जिसका जिक्र हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर कर ही रहे हैं। डॉक्टर रमनजीत, क्या कहेंगे कीटों के प्रबंधन के बारे में? किस तरह की सलाह रहेगी आपके हमारे किसानों के लिए? हाँ, इसमें मैं बात करूंगी, अगर जो गर्मी की ऋतु की फसलें होती हैं उससे कीटों का प्रभाव जो सर्दी वाली फसलें इसमें कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि वहाँ पर एक तो मॉइस्चर बहुत रहता है, ह्यूमिडिटी बड़ी रहती है मानसून सीजन में, तो जो कि प्रभावित करते हैं इसकी जो कीट वगैरह डिजीज़ वगैरह को स्प्रेड होने में। तो रबी की फसलें कंपैरेटिवली सेफ़ होती हैं। जैसे गेहूं है, उसमें लास्ट में जब उसका स्पाइक आता है, जहाँ फ्लावर वगैरह इन्फ्लोरेसेंस आती है, स्पाइक बनता है, तब थोड़ा सा एफिड का अटैक होता है। इसी तरह सरसों में एफिड आता है, जैसेड आता है, छोटे छोटे कीड़े आते हैं, ज़्यादा प्रकोप नहीं रहता इस विंटर सीजन में। अगर ऐसा कुछ सरसों में आप, तो पहले तो किसान भाइयों को मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो डेली फील्ड में विजिट करें ताकि जो कोई भी उनको लगे कि कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है, जो आप लगता है कि पहले नहीं था अब हो रहा है, कुछ नुकसान दिख रहा है कि पत्ते खा रहा है, कुछ फूल खा रहा है, कुछ तना छेद कर रहा है, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े आते रहते हैं। इसके अलावा उनको ये भी पता चलेगा खेतों में रोज़ घूमने से, मॉनिटर करने से, कि कोई वीड वगैरह खरपतवार जिसको बोलते हैं वो तो नहीं आ रहे हैं नए कोई। तो क्योंकि सीरियल में कुछ वीड आते हैं, अगर रोटेशन करते हो, डाइवर्सिफिकेशन करते हो, तो कुछ वीड को उनका साइकिल टूट जाता है, तो वो नहीं आ पाते। तो हम हमेशा सिफारिश करते हैं कि मोनोक्रॉपिंग नहीं करना,
गेहूं राइस फॉलो नहीं करना, हमेशा अपनी जो रोटेशन है क्रॉप की उसको तोड़ना है। इसमें मैं एक, क्योंकि गेहूं की बात कर रहे हैं तो गेहूं में एक दो समस्याएं खरपतवार की काफ़ी आती हैं। एक तो फ्लैरिस माइनर जिसको आप गुल्ली डंडा बोलते हो, दूसरा है जंगली जई। तो शुरू में क्या होता है कि इनकी इतने वो मिलते जुलते होते हैं गेहूं के पौधे के हिसाब से, अगर इनके पौधे में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, पहचान नहीं पाओगे कि ये खरपतवार है या फसल है, तो उसके लिए एक तो डेली जाओगे तो आपको पता चलेगा। अगर हम जैसे बोलते हैं कि जो लाइन टू लाइन फासला है गेहूं में वो 22.5 सेंटीमीटर होता है, तो जो बीच में स्पेस है वहाँ पर जो गेहूं जैसे आपको पौधे छोटे छोटे लगेंगे, 1 महीने 20 दिन बाद 25 दिन बाद अगर जाओगे तो वो हो सकता है जहाँ तो जंगली जई होंगे या फिर फ्लैरिस माइनर होएगा। एक तो वो देखना है, और दूसरी चौड़ी पत्ती वाले भी काफ़ी जो है नदीन आते हैं जिनको कि ध्यान से आपको कंट्रोल करना है, बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो एक तो ये कम्पीट करेंगे आपकी फसल के साथ तत्वों के लिए, बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स इनको बोलते हैं, पानी के लिए, जगह के लिए, सनलाइट के लिए। तो इससे आपकी जो क्रॉप की यील्ड है 30 से लेके कई बार नहीं कंट्रोल करोगे तो 70-80% तक जो है नुकसान करते हैं। नुकसान हो सकता है। जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है कि यहाँ पर खरपतवारों का हम नियंत्रण करें। और साथ ही साथ कीट लगते हैं, कम लगते हैं लेकिन लगते हैं, उसके लिए भी आपको हर दिन जो है निगरानी रखना, निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कहीं भी प्रकोप नजर आता है तो आप उसका रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाएं। तो बिल्कुल देखिए किस तरह से आप देखभाल कर सकते हैं जिससे आगे चलकर अपनी अच्छी फसल आप हासिल कर सके। इसके लिए हम लगातार आपको जागरूक कर रहे हैं। इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमारा विषय है प्राकृतिक खेती। जो देसी खाद से फसल उगाई जाती है उसे ही हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें जो भी फसल होती है वो स्वस्थ होती है, अच्छी होती है। तो अगर हम प्राकृतिक करेंगे तो ये बीमारियां भी हमारी कम होंगी और आर्थिक लाभ भी काफी रहेगा इसमें। उत्तर प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 20 अक्टूबर सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है रबी फसलों की बुआई और देखभाल के बारे में। आपको बता दें कि लगातार हम यहां पर आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किस तरह से बुआई कर सकते हैं, कैसे आप देखभाल कर सकते हैं। खरपतवार की बात हो गई, कीटों की बात हो गई, लेकिन बीमारी का जिक्र यहां पर रह गया है। तो डॉक्टर चौधरी आपका रुख करना चाहूंगी। बीमारियां भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं बढ़वार को। इसको लेकर क्या कहेंगे, हमारे किसान क्या करें? जो रबी की फसलें हैं उसमें बीमारियां काफी आती है, पर अगर हम बात करें गेहूं की तो गेहूं में जो सबसे ज्यादा समस्या आती है वो है रतुए की। जो हमारी फसलें लगती है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में, तो ये जो रतुए का प्रकोप है वो जनवरी और दिसंबर के लास्ट वीक के बाद जैसे ही एक बार आपकी फसल हो गई और लगभग 60 दिन से 80 दिन की आपकी फसल हो गई, उसके बाद आना शुरू होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि खेत की लगातार निगरानी रखिए और खेत में आप जाइए और किसी ये जब शुरुआत होती है तो एक कोने से शुरू होती है। तो कोने में आप पत्तियों पे हाथ ऐसे करिए और आप देखिए कि हाथ पीला हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आपको लग रहा है कि हाथ पीला हो गया, इसका मतलब मेरे खेत में रतुआ आ रहा है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी उसको खबर करिए कि मेरे खेत में रतुआ आ गया ना। उसके बाद ही आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल करिए। ऐसा क्यों करें? क्योंकि जितनी भी हमारे देश में गेहूं की जो प्रजातियां उगाई जाती है उसमें कोई ना कोई ऐसी जीन मतलब उसमें एक लक्षण हमने लगा रखा है जिससे आपके खेत में रतुआ नहीं आए, या आए तो भी बहुत कम आए। तो वो वैज्ञानिक क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे, देखेंगे
कि ये रतुआ किस वजह से आया है और आपकी जो प्रतिरोधी है वो प्रतिरोधी क्षमता थोड़ी सी कम हो गई है, या दूसरा रतुआ आ गया है, या टाइम के साथ ये बदल तो नहीं रहा है। और उसके बाद वो निर्धारित करेंगे कि अगले साल आपकी फसल में ये बीमारी नहीं आए, इसकी प्रतिरोधी करें, उसको वो टेस्टिंग करेंगे। पहला काम तो ये करना है। दूसरी बात, उसके बाद आपको सरकार ने एक ऐप डेवलप किया है, उसका नाम है NPSS, राष्ट्रीय समेकित कीट जीवी प्रणाली। उसमें क्या करना है, करना कुछ नहीं, एक फोटो लेना है आपको। फोटो लेके आपको वो बता देगा कि ये रोग है और इस रोग का ये समाधान है, और वो दवाई का नाम भी बताएगा, और दवाई वही बताएगा जो कि अप्रूव्ड हो। मतलब किसी ऐसी वैसी दूसरी दवाई नहीं बताएगी, एक या दो दवाई बताएगी अप्रूव की हुई। उसी दवाई को लेके आपको डीलर के पास जाना है और वही दवाई आपको उसका छिड़काव करना है। तो ये आपको ध्यान इसलिए जरूरी रखना है कि एक तो इससे पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा और खर्चा कम आएगा, और अगले साल भी इससे आपका फायदा होगा कि वो रोग कम से कम आए, ताकि हमारे जैसे जो विशेषज्ञ हैं उस फसल पे काम कर सकें। अगर मैं दूसरी बात करूं सरसों की, जो कि काफी महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि हम बहुत सारे देशों से हम तेल का आयात करते रहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसमें क्या है कि बहुत शुरुआती अवस्था में बहुत ही कम कीड़े और रोग आते हैं। इसमें जो रोग आता है, जैसे कि तेला आता है, वो लास्ट अवस्था में आता है। अगर आपको लग रहा है कि फसल पक गई और अब तेला आना है, तो आपको उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फसल पक गई है, अब आपका तेला नुकसान नहीं करना पड़ेगा। जब आपकी फसल सरसों वाली, अगर आपको फ्लोरिंग आ रही, फूल आ रही है, तब तेल आ गया, तब आपको दवाई का इस्तेमाल करना है। बहुत सारी दवाइयाँ वही है, आपके ऐप पे फोटो खींचिए, दवाई आ जाएगी। अगर दवाइयों के मैं नाम बताऊं, जैसे थायोमेथोक्योम का हम स्प्रे करते हैं, और उससे अगर बचाव करना है तो बहुत सारे एरिया में जो जहाँ पे आप सरसों की फसल लगाते हो, उसकी जो पंक्तियां होती है जहाँ से हम पानी देते हैं किनारे, उस पर लहसुन जरूर लगाइए आप। लहसुन लगाने से क्या है कि उसका प्रकोप आपके पास थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो उसको लेके उस चेपे को और तेले को उसकी कम करेंगे। इसके अलावा दूसरी बहुत सारी बीमारियां आती है, बट कोई भी बीमारी से दवाई इस्तेमाल करने से पहले आप जांचिए कि कौन सी दवाई है का इस्तेमाल करना है, मेरे खेत में कितनी। अगर 1 या 2 पौधों में है तो आप कभी भी दवाई का इस्तेमाल मत कीजिए, उससे क्या होगा कि आपका नुकसान ज्यादा होगा, फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आर्थिक हानि स्तर पर कोई बीमारी नहीं पहुंचती है, आपको दवाई इस्तेमाल करने से जितना दवाई का पैसा लगेगा उतने ही आपकी उपज में फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। बिल्कुल, हम यहाँ पर रबी फसलों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से कीटों का प्रकोप हम रोक सके, किस तरह से हम बीमारियों से अपनी फसल को बचा सके। लेकिन रबी सीजन में पाला भी एक बहुत बड़ी समस्या होता है, तो उसका प्रकोप किस तरह से हमारी फसलों पर ना हो, इसके लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं, डॉक्टर मूलचंद आपसे जानना चाहेंगे। पाले से कैसे बचाएं अपनी फसल को? पाले से जो रबी की फसलें हैं उनको बहुत नुकसान होता है, और किसान भाइयों को चाहिए कि जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है वो फोरकास्ट करता है कि कब पाला पड़ेगा और कितना टेम्परेचर रहेगा, उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर अगले दिन या आने वाले दिनों में पाला पड़ने की संभावना है तो किसान भाइयों को अपने खेतों में रात को सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर सिंचाई कर देंगे तो पाले का असर बहुत कम होगा और इस तरह से उनकी फसल में कम हानि होगी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर पाले से अपनी फसल को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए आपको पहले ही सतर्क रहना होगा। हमारे देश में कई यहाँ पर सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे आप पहले ही मौसम पूर्वानुमान की जानकारी हासिल कर सकें। उसके अनुसार अगर पाले की संभावना है तो आप पहले ही तैयारी कर यहाँ पर चल सकते हैं। क्या कहेंगी डॉक्टर अमनजीत, हमारे किसानों को रबी फसलें लगा रहे हैं तो किस तरह से और बातें ध्यान में रखने की जरूरत है जिससे आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर सके? देखभाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं जैसे पाले की अभी बात कर रहे थे, जो एक तो है कि जैसे जो पानी है वो दोनों स्थिति में काम करता है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, स्ट्रेस आ रही है, तो भी पानी एक मतलब घी की तरह काम करेगा फसलों के लिए। अगर दूसरी तरफ माने कि ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, तो भी जो पानी लगाओगे तो वो टेम्परेचर जो सॉइल का है वो बढ़ा देगा। तो वो बफर की तरह दोनों स्थितियों में पॉजिटिव रिजल्ट देता है। एक तो वो ध्यान रखना है कि पानी लगाइए, और दूसरा हम बात जैसे कर रहे थे कि धान का जैसे अभी लेफ्ट ओवर जा रेजिड्यू बच जाएगा काफ़ी किसानों के बाद, जब वो हार्वेस्ट कर लेंगे धान को, तो वो उसको वेस्ट नहीं करना। या किसी भी क्रॉप का जो रेजिड्यू है उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको रिसाइकल एंड
एंड यूटिलाइज करना है। कैसे करें कि उसको एज ए मल्च, जैसे हम बात करते हैं आजकल कंजर्वेशन या संरक्षण खेती की, तो उस प्रणाली में उसको लाना है। तो उसको एज ए मल्च यूज़ करेंगे। एक तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा स्प्रेड कर देना है, जो भी खाली भूमि का पार्ट पड़ा है, फसल लाइन में लगा रखी है, जो बीच वाला एरिया खाली पड़ा है उसमें आप मल्च कर सकते हो, चाहे वो धान का है, चाहे वो मक्का का है, चाहे वो चने का बचा खुचा है, अरहर है, कोई भी फसल जो आपने पहले हार्वेस्ट कर रखी है। तो उससे क्या होगा कि एक तो वो नदीन वगैरह नहीं आने देगा बीच में जो खाली जगह है, दूसरा है कि ठंड भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी और जो नमी है, नमी बनी रहेगी। नमी अच्छी रहेगी सॉइल में, तो उसका टेम्परेचर भी जो अच्छा रहेगा, वो पाले को थोड़ा सा डिले कर देगा उसके नेगेटिव इफेक्ट को। तो इस तरह छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम थोड़ा सा ध्यान में रख के जरूरत है। अगर इनको ध्यान में रखकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमें अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन मिलेगा ही, और जब उत्पादन अच्छा मिलेगा तो हमें अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से आप रबी फसलों से अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों ने उसके बारे में आपको विस्तार से जागरूक करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी, और हमारे मेहमानों ने इतनी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे उनको कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए। आप तीनों ने ही सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही। तो किसान भाइयों बहनों, रबी फसलों की बुआई का समय आ गया है। तैयार हो जाइए, सही तरीके से बुआई कीजिए, और बुआई के पश्चात बेहतर तरीके से आप देखभाल करेंगे तो सुनिश्चित कर पाएंगे अच्छी पैदावार को, बेहतर गुणवत्ता को, जिसके चलते आपको अच्छा मुनाफा भी यहाँ पर मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी जानकारियां आप जरूर अपने जहन में रखते हुए खेती करेंगे और अच्छा मुनाफा अर्जित निश्चित तौर पर करेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सवाल है, सुझाव है, हम तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल आईडी है हमारी vicharvimarsh08@gmail.com। इस पर आप अपने कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है कार्यक्रम के लिए हमसे साझा कर सकते हैं। और एक विशेष जानकारी और आपके लिए, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा एक कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, और आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप पुनः हासिल कर पाएंगे। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं प्याज के भाव। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव 1250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में प्याज के सौदे 1340 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में प्याज का कारोबार 900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। अब देखते हैं अनार के भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में अनार की खरीद 5500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में अनार 6600 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। अंत में जानते हैं सेब के भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब के सौदे 3500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब का कारोबार 6960 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। वो एक्टर जिनके 2.5 किलो का हाथ बढ़ जाए तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार क्या होता है। वो जाने माने कलाकार जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक्शन को दी नई परिभाषा। उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। साथ ही दिवाली की खुशियाँ और पटाखों की रोशनी। आई है दिवाली, सुनो जी घर वाली, तेरे कंगने में दिल धड़काया है। मशहूर एक्टर सनी देओल की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प पहलू के साथ मनाइए दिवाली का जश्न हमारे साथ। दिवाली के झूठे
चले सुबह टूटे। तो देखना मत भूलिएगा रंगोली इस रविवार 19 अक्टूबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मेन गेट पे भी लगा दे दिया। हाँ बोल माँ, यू सारी लाइट्स फुल ऑन दिवाली वाइब। हाँ इतना प्रिटी लग रहा है। सब बहुत याद कर रहे हैं तुझे, पर तू है कि अपने काम में ही खोई हुई है। तुझे आज यहाँ होना चाहिए था। I miss you too, माँ। और वैसे भी यहाँ पूरी दिवाली की सफाई मुझे अकेले करनी पड़ती है। अच्छा तू तो मेरा बड़ा हाथ बटाती थी। उल्टा तुझे छोड़कर अगर 2 मिनट के लिए भी मुझे किचन में जाना होता था ना, तो पूरा घर तू सर पर उठा लेती थी। वो कौन सा शो था तेरा? फौजी। वो लगाना पड़ता था मुझे। तुम कौन सा बिना टीवी के कुछ करती थी? माँ एक लिंक भेज रही हूँ, चेक करो जल्दी। ये क्या है? वेव्स, ब्योमकेश पक्षी, अलिफ लैला, ये तो सब मेरे फेवरेट शोज हैं। You will love this app, माँ। अरे क्या तो श्रीमान श्रीमती भी है। तो फिर फौजी का एक एपिसोड साथ में देखे। चल बेटा, रेनू को भी भेज देगी लिंक। हाँ यार। नई भी पुरानी भी, वेव्स OTT पे हर कहानी दिल से जुड़ी है। इस दिवाली पे जगाओ खुशियों की नई लहर। दुधारू पशुओं में बार बार गर्भपात होना, अस्वस्थ या मृत बच्चे का पैदा होना, ये लक्षण कर सकते हैं आर्थिक नुकसान, क्योंकि पशु हो सकता है गंभीर रोग का शिकार। जानने के लिए देखिए दुधारू पशुओं में ब्रूसेलोसिस, कारण, लक्षण और बचाव। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।